गुड आफ्टरनून, वेलकम टू बोटानिक एकेडमी। जैसे कि बात हुई थी कि 1 अगस्त से हम अपने सीजी टेट और सी टेट का बैच स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज से स्टार्ट करने वाले हैं हम हिंदी, ठीक। देखते हैं हिंदी का सिलेबस क्या है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे, ठीक। हिंदी का सिलेबस, सी टेट पेपर 1, इसमें है गद्यांश। मतलब कि आपको एक गद्य मतलब एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, फिर वो देकर पूछेगा कि इसकी साहित्यिक और तथ्यात्मक चीज़ें क्या हैं, उसका शब्दार्थ क्या है, भावार्थ क्या है, इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, ठीक। उसके बाद है हमारा व्याकरण। व्याकरण में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय, संधि, समास, ये हमें ये सारी चीज़ें भी पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद है भाषा कौशल, ठीक। भाषा कौशल, सुनना, लिखना, बोलना, पढ़ना, ये सारी चीज़ें। भाषा अभिगम, त्रुटियाँ, मूल भाषा और पाठ्यपुस्तक सामग्री और मूल्यांकन, ठीक। उसके बाद सीटेट पेपर 2 के लिए भी है, वही गद्यांश है, व्याकरण है, व्यवहारिक भाषा प्रयोग है, कक्षा में रणनीति क्या है, साहित्य, कहानी, कविता, संवाद, क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद है शिक्षण विधियाँ और सतत मूल्यांकन। देखते हैं, पढ़ेंगे डिटेल में सारी चीज़ों को। इसमें भी है, सीजी टेट में भी गद्यांश है, व्याकरण है, संज्ञा, सर्वनाम, काल, कारक, समास, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, भाषा अधिगम, बाल विकास, ये ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम ही हैं, ठीक है। अब सीजी टेट पेपर 2 में देखते तो गद्यांश है, व्याकरण है, भाषा के सिद्धांत है, शिक्षण की विधिया और भाषा कौशल का मूल्यांकन है। इसमें हो क्या रहा है, देखो इसमें सारी चीज़ें कॉमन ही हैं, ठीक। इसमें हो क्या रहा है कि देखो, जब हम लोग ये देखते हैं ना, ये टोटल है 30 मार्क्स का, ठीक। हिंदी होता है 30 नंबर का, ये है 30 नंबर का, ठीक। इसको ना 15-15 में डिवाइड किए हैं, 15 मार्क और 15 मार्क में, ठीक है। ये जो 15 मार्क्स हैं हमारे, ये 15 मार्क्स के लिए सिलेबस में आती हैं व्याकरण में आ जाएगा हमारा संधि, समास, संज्ञा, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। और ये जो 15 मार्क्स है ना, इसमें हम लोग पढ़ते हैं हिंदी का पेडागॉगी, ठीक। हिंदी का पेडागॉगी हम इसमें पढ़ते हैं। तो ये है हमारा सिलेबस, ठीक है। इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं, ठीक। एक मिनट, अभी नहीं बिल्कुल कुछ, तो पढ़ते हैं हम हिंदी व्याकरण के बारे में, ठीक है। ठीक, तो पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण के बारे में, ठीक। देखो, हिंदी व्याकरण को स्टार्ट करने के पहले हम लोगों को पहले ये जानना पड़ेगा कि वर्ण क्या है, ठीक। वर्ण क्या है, सबसे पहले देखेंगे हम लोग यहाँ पे वर्ण क्या है, ठीक। ठीक, भाषा की सबसे, ठीक, क्या है ये, वर्ण है। ये भी कह सकते हैं कि ये जो शब्द है ना, शब्द की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, ठीक। वर्ण वो है जिसको कि हम और छोटे अक्षरों में नहीं, और छोटे टुकड़ों में इसे नहीं तोड़ सकते, ठीक है। इसे वर्ण को और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते। जैसे देखो, अगर हम लिखते हैं राम, ठीक है, तो राम में होंगे 4 वर्ण, र, आ, म और अ, ये होगा राम। तो ये जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रहा है ना, यही है वर्ण। वर्ण को हम और छोटे टुकड़ों में तोड़ ही नहीं सकते, ये अपने आप में ही स्वतंत्र हैं बिल्कुल, ठीक है। इस वर्ण में ना स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं, ठीक है। वर्ण किसी भी शब्द, किसी भी भाषा की इकाई है, बेस है ये, ठीक है। क्या, वर्ण। अगर आपको वर्ण पता है तो आसानी से बन जाएंगी। देखो, वर्ण पढ़ने का क्या रीज़न होता है, आगे जाके हम जब हम संधि करेंगे ना, तो संधि में हमें जो वर्ण है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि ये वर्ण की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी है, ठीक। जैसे अगर हम एग्जाम्पल में देखते हैं, रामावतार, ठीक है, तो अगर इसका हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो ये आ जाता है राम प्लस अवतार, ठीक, ये होता है। तो ये जो म के बाद जो अ है और ये अ का जो अ है, ये अ का जो अ है, ये दोनों मिलकर बनाते हैं आ,
तो ये आगे जाके हो जाता है क्या, रामावतार। ठीक, ऐसे ही ये वर्ण है, इसकी जरूरत हमें आगे संधि में पड़ेगी। ठीक है, आगे देखते हैं स्वर। स्वर क्या है, स्वर क्या है? ठीक, हम लोगों ने अपनी डेली लाइफ में, जब हम छोटे थे तो हम तो सीखे ही थे कि स्वर क्या है। ठीक, तो अ, आ, ई, उ, री, ई, ए, ओ, औ, ये क्या है, सारे के सारे स्वर हैं। स्वर को जब हम उच्चारण करते हैं, स्वर को जब हम बोलते हैं, तो उसे बोलने के लिए हमें किसी और ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप अ बोल रहे हैं तो आपको किसी और ध्वनि की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप क बोल रहे हैं तो क में अ भी आ रहा है। ठीक है, तो स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, हिंदी में स्वर कितने हैं, 11। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद देखो स्वरों का वर्गीकरण, इसको हम बांटे हैं ह्रस्व, दीर्घ और प्लूत में। ह्रस्व में आते हैं अ, ई और उ। ठीक, ह्रस्व को हम लघु स्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लघु स्वर। लघु स्वर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो स्वर है अ, ई और उ, ये ना सिंगल और छोटे छोटे वर्ड्स हैं। ठीक है, जैसे अ छोटा है, हम बोलते हैं ना छोटी ई छोटा उ। ठीक, तो वैसे ही अ, ई और उ छोटे छोटे हैं। उसके बाद हम लेते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर मतलब अ प्लस अ मिलकर भी आ बनाते हैं। ठीक, अ प्लस अ मिलकर भी आ बनाते हैं, ऐसा होता है, इसलिए बोलते हैं इन्हें दीर्घ स्वर। दीर्घ, और ये बड़े भी हैं, इनसे बड़े हैं, इनसे बड़े हैं। बड़ी ई, छोटी ई, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, ऐसे हम बोलते हैं ना, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ठीक है, ये सारे आ जाते हैं दीर्घ स्वर में। तो लघु स्वर है, लघु स्वर में सिर्फ आते हैं कौन, अ, ई और उ। सिर्फ 3 स्वर आते हैं ह्रस्व या लघु में। ठीक है, उसके बाद है ये प्लूत। प्लूत स्वर, ये इसका जो यूज है जनरली संस्कृत के जो शब्द होते हैं ना उसमें करते हैं, या फिर जब हम किसी को जोर से पुकार रहे होते हैं, जैसे हम बोलते हैं राम करके। ठीक, तो ये हो जाएगा रा, फिर ये, फिर म, इसे ही हम बोलते हैं प्लूत। ठीक है, इसमें ना 3 मात्राओं का उच्चारण होता है, और ये जो वर्ड है ये जनरली संस्कृत में यूज होता है, और अभी हिंदी में हम किसी को बुलाने या फिर जोर से बुलाने के, जब हम शब्दों को जोर से खींचते हैं ना, तब हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, क्या है ये, प्लूत स्वर। ठीक, क्या है, वर्ण क्या है, समझ में आ गया। वर्ण र, आ, म, अ, छोटे छोटे वर्ण। उसके बाद क्या आ गए स्वर। स्वर वो है जिसके उच्चारण के लिए हमें किसी और ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, ऐसे। उसके बाद हम देखें कि कितने तरीके के, कितने टाइप के स्वर हैं। एक हम देखें क्या, लघु। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखें, दीर्घ। उसके बाद हम देखें प्लूत। ठीक है, लघु में कौन कौन आ रहे थे, लघु में आ रहे थे कौन, अ, ई और उ। ठीक है, और दीर्घ में क्या आते थे, इन तीनों के अलावा जितने भी स्वर हैं वो सारे किस में आते हैं, दीर्घ में, और प्लूत के। ठीक, हो गया स्वर। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है स्वर, स्वरों के भेद। स्वरों के भेद उत्पत्ति के अनुसार पे। ठीक है, जैसे देखो मूल स्वर और संयुक्त स्वर क्या क्या होंगे। मूल स्वर जो कि मूल रूप में है अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ। और संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, ए और ओ। ठीक है, संयुक्त स्वर ए और ओ, और मूल स्वर में बाकी सारे के सारे आ जाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। जो संयुक्त स्वर है ना, संयुक्त स्वर है उसको हम बांटे हैं 3 भागों में। जब हम संधि पढ़ते हैं तो उसमें आती है हमारी दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि पढ़ते हैं ना, उसी के हिसाब से हम बांटे हैं कि जो संयुक्त स्वर है वो 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, पहला है गुण संधि। ठीक, तब स्वरों के मिलने से नए स्वर की उत्पत्ति होती है। ठीक है, जब हम गुण की बात करते हैं तो गुण में आता है ए, ओ और अर। ठीक है,
यहाँ देखो गुण में है अ और ई मिलकर बनाते हैं ए, ठीक। उसके बाद है अ और उ मिलकर बनाते हैं ओ, ठीक। उसके बाद अ और री मिलकर बनाते हैं अर, ठीक। इसका यूज हम लोग संधि में भी करते हैं, संधि विच्छेद जब करते हैं तब भी हम इसका यूज करते हैं, ठीक। उसके बाद है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में बनता है ए और अ। देखो जब अ और ए मिलते हैं, ये ए, ठीक। जब मिलता है अ और ओ तब बनता है अ, ठीक। तो वृद्धि में क्या बन रहे हैं, ए और अ। गुण में क्या बन रहे थे, ए ओ और अर। उसके बाद है यण, यण में बनते हैं य और अ, ठीक। जब ई अ से मिलता है तो बनता है य। इसका यूज संधि में बहुत अच्छे से है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। उ और अ जब मिलते हैं तो बनता है व, और री अ के साथ मिलता है तो बनाते हैं र, ठीक है। आगे देखते हैं अनुस्वार और विसर्ग, ठीक। अनुस्वार और विसर्ग, इन्हें विशेष ध्वनि माना जाता है। अनुस्वार और विसर्ग को, अनुस्वार, अनुस्वार और विसर्ग, ठीक। हम स्वर में देखे हैं, जनरली देखते हैं कि 13 प्रकार के स्वर होते हैं, लेकिन अभी जब हम स्टार्टिंग में पढ़े यहाँ तो देखो अ, उसके बाद अंग और आहा भी तो पढ़ते हैं। ये जो अंग और आहा है ना, यही है अनुस्वार और यही है विसर्ग, ठीक है। ये जो आहा है इसको हम बोलते हैं विसर्ग। जब हम विसर्ग स्वर संधि पढ़ेंगे तब इसका यूज भी करेंगे, और ये जो अंग है उसे ही हम बोलते हैं क्या, अनुस्वार, ठीक है। चलो ठीक, ठीक। आज इतना ही पढ़ते हैं, आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे संधि और समास, ठीक है।